नमस्कार। आप इस वक्त ब्राह्मी विद्यापीठ में हैं और हम क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 6 गोइंग स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने जो मेथड अपनाया है नोट्स को प्रिपेयर करने में, वो ये है कि मैंने थ्योरी पार्ट को पढ़ा है और जो भी कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है मैंने वो इस नोट में नोट डाउन किया है। तो हम इस चैप्टर को हेडिंग वाइज कवर करते हैं। बुक में जो पहली हेडिंग है वो है फूड वैरायटी को लेकर के। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि बुक में बताया गया है कि जब भी आप अपना लंच बॉक्स देखते हैं और अपने दोस्त का लंच बॉक्स देखते हैं तो दोनों के टिफ़िन में सेम तरीके का जो है खाना नहीं होता। या आप जब अपनी रोज़ का खाना खाते हैं, सुबह शाम दोपहर का नाश्ता करते, बहुत सारी आपको वैरायटी देखने को मिलती है। एग्जैक्टली जो यहाँ वैरायटी दिया गया है, आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ये बहुत सारी इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनता है। जो आपका खाना है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिल करके बनता है। तो इंग्रेडिएंट मतलब तो आप जानते ही होंगे कि जिन चीज़ों से मिला करके आपका भोजन बनता है उसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज इज़ द नेक्स्ट हेडिंग। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज का मतलब है कि जो आपका सोर्स है फूड का वो या तो एनिमल बेस्ड होगा, ठीक है, या तो फिर वो प्लांट बेस्ड होगा, ठीक है, वो या तो एनिमल बेस्ड होगा या तो प्लांट बेस्ड होगा। अब हम आगे देखते कि ऐसे कौन से प्लांट के पार्ट हैं और ऐसे कौन से एनिमल के पार्ट हैं जिनको हम अपने फूड में यूज करते हैं। कि प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट हैं और एनिमल के ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनको हम अपने फूड में एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लोग प्लांट को जो खाते हैं तो या तो प्लांट के आप लीफ को खाते हैं, या तो आप उनकी रूट को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, ठीक है, या तो आप उनकी स्टेम को खाते हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जो सरसों है उसके आप पत्ते से साग बनाते हैं और उसके जो फल ही लगती है, उसमें फल लगता है, उसके बीजों से आप तेल का सेवन करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में तो जैसे आप बहुत सारे लोग एनिमल के एग को खाते हैं, एनिमल के मीट को खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से एनिमल के अलग अलग प्रोडक्ट को हम खाते हैं। आगे मैंने कुछ इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो मैंने प्रिपेयर किया है। लेट्स सी इट। आपका जो लास्ट हेडिंग है उसमें मधुमक्खियों के बारे में कुछ बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। बताया गया है कि जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक तरीके का स्वीट जूस होता है, मीठा रस होता है, जो कहाँ पाया जाता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना प्लांट में, उस एरिया में पाया जाता है। तो उस नेक्टर को बीज कलेक्ट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। और आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि जो ये बीज हैं वो उस शहद का अपने खाने के रूप में उपयोग करती हैं, अपने खाने के लिए उसे कलेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन या किसी स्पेशल सीजन में कुछ ज़्यादा ही फ्लावर्स ग्रो होते हैं, फ्लावर्स का सीजन होता है। ऑलमोस्ट ऑल द ईयर सेम तरीके के फ्लावर्स नहीं होते हैं। ये बात मधुमक्खियों को भी पता होती है, इसलिए वो साल भर के लिए एक बार में ही शहद को इकट्ठा कर लेती हैं और उससे साल भर के लिए शहद बना लेती हैं। तो मधुमक्खी उसको पूरे साल भर के लिए अपने पास कलेक्ट करके रखती है। सबसे लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट प्रोड्यूस को खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं। विच एनिमल ईट ओनली प्लांट प्रोड्यूस आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ एनिमल को खाते हैं वो उनको कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लॉयन, ठीक है। ऐसे एनिमल जो कि प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल को भी खाते हैं, उसको ओमनिवोर्स कहते हैं,
ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है उसका ह्यूमन बीइंग। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा सेकेंड चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। ये पहले चैप्टर से ही मिलता जुलता चैप्टर है। हम इसके हेडिंग वाइज हेडिंग को कवर करेंगे। आप क्या करिएगा, जब मैं इस लेक्चर को पढ़ा रही हूँ और आपको इससे पढ़ना है, इधर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, बुक में हेडिंग को देखिएगा, मेरा सारा एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ उससे मिलता जुलता रहेगा। मैंने इस बुक को कई बार पढ़ के वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज कवर करके फिर ही आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। पहली हेडिंग है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जैसा कि आपको पता है कि ये जैसे समझिए आपकी एक थाली है, ठीक है। अब इस थाली में अगर सपोज करिए मिनिमम आप 2 प्रोडक्ट तो रखते ही होंगे, सब्जी रोटी या सब्जी चावल। बट अगर ये बैलेंस थाली है, बैलेंस डाइट वाली थाली है, तो इसमें कम से कम दाल, चावल, रोटी, सब्जी और कुछ अचार और कुछ सैलेड तो होगा ही, तब जाकर के ये एक बैलेंस थाली बनती है। तो ये जो डिफरेंट आपको आइटम्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। ये जो डिफरेंट फूड आइटम है उसमें एक्चुअली में है क्या, उसके अंदर कंटेन, उसके अंदर समाहित क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। मैंने उसके लिए एक बेस्ट नोट प्रिपेयर की है इसी चैप्टर से, लेट्स सी इट। तो जैसे कि टॉपिक में बताया गया था कि उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषण। तो उसमें से जो मेजर कंपोनेंट है जो कि उसके अंदर समाहित है, उनको हम मेजर न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, हाँ मेजर न्यूट्रिएंट है और इनको हम 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, विटामिन में और मिनरल में। इसके अलावा हमें इन 5 चीज़ों के अलावा फाइबर और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको पता करना है कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट है या नहीं, तो इन चीज़ों का पता करने के लिए कुछ टेस्ट का तरीका यहाँ दिया गया है। अगर आपको पता करना है कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, आपको वो फूड लेना है और उस फूड पे आयोडीन गिराना है, मतलब नमक। अगर आयोडीन गिराने के बाद उस फूड का कलर ब्लू या ब्लैक कलर हो जाता है, दैट मीन्स आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक वैसे ही यदि आपको प्रोटीन का पता करना है, तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को लेंगे और उस प्रोडक्ट को सीधा नहीं बल्कि आप उसका पेस्ट बना लेंगे या पाउडर बना लेंगे। उसके ऊपर आप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का एक केमिकल सोल्यूशन डालेंगे और डालने के बाद यदि उस फूड का कलर वायलेट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। वैसे ही अगर आपको पता करना है कि उस फूड में फैट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उस फूड को लेना है और उस फूड को किसी कागज़ पे इस तरीके से दबा देना है और उठाने के बाद आपको ये देखना है कि उस कागज़ पे यदि ऑयल पैचेस, ऑयल के धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो डैट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें फैट मौजूद है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी फॉर बोथ एस्पिरेंट एग्जामिनेशन एंड क्लास 6 स्टूडेंट, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल बनाते हैं। इन्हें या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, आगे इसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कहा जा रहा है कि नेचर में बहुत सारी तरीके के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लेकिन मेनली हमारी बॉडी जो है वो 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट को पचा पाती है, या हमारे खाने में मेनली 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। या तो वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या तो फिर वो शुगर के फॉर्म में होते हैं। ठीक, आगे हम ये देखेंगे कि जो हमने देखा कि 5 मेजर जो न्यूट्रिएंट हैं, उनसे हमारी बॉडी को किस तरीके का न्यूट्रिएंट मिलता है, पोषण मिलता है। देखिए, यदि आप प्रोटीन को खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के ग्रोथ और आपकी बॉडी की रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण होता है। बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी बिल्डिंग करना
आई को मेंटेन रखना, बोन्स को मेंटेन रखना, टीथ को मेंटेन रखना और गम्स हेल्दी, जो आपके मसूड़े हैं उनको हेल्दी बनाए रखने में प्रोटीन का अहम भूमिका होता है। तो यदि प्रोटीन के काम को पूछा जाए तो ये सभी काम हैं। आपकी ग्रोथ और आपकी बॉडी के रिपेयर को, बॉडी बिल्डिंग में आईज, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सभी को हेल्दी रखने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन ए, सी, डी, ई के एक ग्रुप में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप में। विटामिन ए जो है वो हमारे स्किन और आई को हेल्दी बनाए रखने में काम करता है। विटामिन सी जो है वो डिजीज़ से फाइट करने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम हमारे बोन को प्रोवाइड करता है। महत्वपूर्ण ये है कि विटामिन डी हमें खाने से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से मिलता है। सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है दैट विल हेल्प टू आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब विटामिन डी, नॉट इन मिड डे और आफ्टरनून, बिकॉज उस वक्त यूवी रेज होती हैं। आगे जैसा कि हमने बताया कि 5 तो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर की भी आवश्यकता होती है। तो उनका क्या रोल है हमारे पोषण में, आगे बढ़ते हैं। डाइटरी फाइबर, जिसको हम रफेज भी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया है कि इसको हम रफेज के भी नाम से जानते हैं। जो रफेज होता है मतलब जो डाइटरी फाइबर होता है ये बेसिकली हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एनिमल सोर्सेज से नहीं, मेनली हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है। यदि हमें अपने डाइट में डाइटरी फाइबर को इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए हमें होल ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेज, दालें, पोटैटोज, आलू, फ्रेश फ्रूट, ताजे फल और वेजिटेबल को शामिल करना पड़ेगा। रफेज जो है वो हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई नहीं करते हैं। फिर इनका क्या काम है, हम इन्हें क्यों खाते हैं? ये हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको निकालने में अहम भूमिका इनकी होती है। ये करते क्या है, ये फाइबर के रूप में होते हैं। फाइबर जस्ट लाइक जो ऊन है या फिर जो एक कपास है, मतलब एक कॉटन है, उस रूप में होते हैं। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने साथ उनको इजीली बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एक वेस्ट को मतलब एक क्लीनिंग का काम, क्लिनजिंग का काम आपकी बॉडी के अंदर इन रफेज का होता है। एक पिक्चर बनी थी एनसीईआरटी में जिंजर की और लिखा गया था कि जिंजर इज़ अ सोर्स ऑफ आयरन। तो मे बी क्वेश्चन में आस्क्ड कि आयरन में क्या होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो जिंजर में आयरन पाया जाता है। आगे हम वाटर के बारे में देखेंगे। रफेज की तरह वाटर भी हमारी बॉडी को किसी तरीके का न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता, लेकिन जो भी कुछ न्यूट्रिएंट हमने 5 मेजर न्यूट्रिएंट के द्वारा खाए हैं अपने बॉडी के अंदर, उनको एब्जॉर्ब करने का काम वाटर करता है। मतलब जो भी कुछ हमने खाया है उसे एब्जॉर्ब करना, उसको ब्लड वेसल्स तक और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जो है वो आपका वाटर करता है। इसीलिए हमारे बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए कि जो विटामिन सी होता है उसे हमें कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, या उनसे कभी भी विटामिन सी को गर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम विटामिन सी को गर्म करते हैं वो गर्म करते ही इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे इजिली डिस्ट्रॉयड है ना, तो वो गर्म करते ही बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिफिशियंसी डिजीज़ में हम देखेंगे कि यदि हमने जो ऊपर 5 मेजर न्यूट्रिएंट देखे हैं, यदि हम उन्हें ना खाएं तो हमें कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएंगी। देखिए, यदि हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो प्रोटीन ना खाने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटिंग सुनी होगी। स्टंटिंग मतलब होती है हाइट का घटना। हाइट जब बढ़ती नहीं है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी।
स्वेलिंग ऑफ फेस, आपका जो फेस है वो बहुत ही स्वेल हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। जो आपके हेयर होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, यदि प्रोटीन आप नहीं खाएंगे तो आपके बाल जो हैं वो डिसकलर हो जाएंगे, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल का भूरा हो जाना या सफ़ेद हो जाना, ठीक है। स्किन रिलेटेड डिजीजेस भी प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो एक बार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन चारों में से कुछ भी ऑप्शन बना के दे देगा या आपके एग्जाम में दे देगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका चेहरा में सूजन आ जाएगा, आपके बाल का कलर बदल जाएगा और आपको स्किन रिलेटेड डिजीजेस हो जाएंगी। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से आपको डायरिया भी हो जाता है। विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है तो आपको विजन में लॉस होने लगेगा, मतलब आपको देखने की बीमारी, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लगेंगी, नज़र कमज़ोर हो जाना या आँखों में दर्द, इस तरीके से विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है। विटामिन B1, अगेन याद रखिएगा, विटामिन जो है बी के कई पार्ट होते हैं, ये विटामिन B1 की वजह से हमें बेरी बेरी होता है। अब पहले ऑप्शन बनता था कि बेरी बेरी रोग किससे होता था, तो बी फॉर बेरी बेरी और बी फॉर विटामिन बी। तो इस तरीके से सिंपल याद रखते हैं। अब थोड़े से स्टैंडर्ड सवाल आने लगे हैं और ये देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है ना। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। विटामिन B1 जो है वो बेरी बेरी रोग, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग, बी फॉर विटामिन बी फॉर बेरी बेरी, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे विटामिन सी और स्कर्वी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। खैर, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी रोग स्किन से रिलेटेड बीमारी है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस, मतलब हड्डी से रिलेटेड समस्याएं होने लगी, हड्डी टूटना या इस तरीके से मुलायम हो जाना हड्डी का। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जा रही है तो आपकी जो बोन है, आपकी जो दांत है वो डिके हो जाएंगे, मतलब उसमें जो है सड़न हो जाना या खराब हो जाना कह सकते हैं, वो होगा। आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर रोग, मतलब घेंघा रोग, आयोडीन मतलब नमक है ना, तो आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर रोग हो जाता है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, एनीमिया मतलब खून की कमी। आगे हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। अच्छा, मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी है कि यदि आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैप्टर 3 जो है वो फाइबर टू फैब्रिक है, जैसा कि इसका नाम ही है कपड़ों से रिलेटेड, तो इसमें कपड़ों के बारे में ही बहुत सारी बात की गई है, लेकिन कैसे एक फाइबर से, ठीक है, हम एक कपड़े तक पहुंचते हैं, इसकी कहानी इसमें है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेट्स कवर इट। देखिए, जो ये चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में ये आपको बताया गया है कि जो फाइबर हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो नेचुरल फाइबर होंगे या तो वो सिंथेटिक फाइबर होंगे। नेचुरल फाइबर का मतलब होता है वो प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड होते हैं, या तो वो फाइबर हमें एनिमल से मिलता है या तो हमें वो प्लांट से मिलता है। जैसा कि यहाँ दिया गया है, कॉटन और जूट ये दोनों हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल और सिल्क ये दोनों हमें एनिमल से मिलते हैं। आगे सिंथेटिक फाइबर का दिया गया है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब ही होता है कि वो ना तो प्लांट से मिल सकते हैं और ना तो एनिमल, मतलब नेचर से वो हमें नहीं प्राप्त होते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। अच्छा, तो अगर ये प्लांट से या नेचर से नहीं मिलते तो ये आते कहाँ से हैं? ये बेसिकली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन वगैरह प्राप्त करते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रेसिडुअल बचे होते हैं जिनको रिफाइन करके हम फैब्रिक्स बनाते हैं। तो आपने सुना होगा पॉलिएस्टर का कपड़ा, नायलॉन, एक्रेलिक, ठीक है, इनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आगे हम जो ये ऑप्शन ऊपर हमने इनके उदाहरण देखे हैं उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सामने कॉटन और जूट के बारे में बताया गया है। आपको एक बात मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ जो कि बुक में ही दिया है, कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपको, मैं पहले कॉटन का एक पेड़ दिखाती हूँ फिर सवाल पूछती हूँ।
आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये पिक्चर ज़रूर दिया होगा। इस पिक्चर को देख के आप पहचान गए होंगे कि मैं एक कॉटन के पेड़ की बात कर रही हूँ। ये कॉटन का पेड़ है और इसके ऊपर वाइट वाइट इसके कॉटन लगे हुए हैं। आपको बस ये बताना है कि ये कॉटन का कौन सा हिस्सा है। जैसे एक प्लांट होता है ना, उस प्लांट की जड़ें होती हैं, स्टेम होती हैं, लीफ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूटिंग होती है और सीड बनते हैं, और फिर प्लांट इस तरीके से डेड हो जाता है। तो इस प्लांट के किसी न किसी हिस्से को तो आप यूज़ में लाते हैं। तो ये प्लांट में जो ये कॉटन का फूल दिख रहा है वो है क्या? उसका स्टेम है, उसकी रूट है, उसका फ्लावर है, उसका सीड है, ये उसका फ्रूट है। व्हाट इज़ दिस? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो लाइक करिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुझे भी ये पहली बार ही पता चला था कि कॉटन का हम फ्रूट यूज करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, कॉटन के ऊपर फ्रूट, है ना। तो हम कॉटन के जो ये बॉल्स हैं वो एक्चुअली उसके फ्रूट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इन फ्रूट को कलेक्ट करते हैं, इन कॉटन बॉल को कलेक्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी जानना है कि इन्हें हम हाथों से कलेक्ट करते हैं, हैंड पिक्ड, है ना, आर पिक्ड बाय हैंड, ठीक है। इसीलिए जो कॉटन की खेती होती है वो बहुत ही मैनुअल, हैवी मैनुअल वर्क वाली होती है, इसलिए बहुत ही महंगी खेती होती है इसकी। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हम इसे हाथों से कलेक्ट करते हैं और फिर इसके फ्रूट में से सीड को निकाल के अलग कर देते हैं, और इनकी कॉम्बिंग मतलब एक तरीके से इनकी कंघी करके, क्योंकि जो कॉटन बॉल होता है वो बहुत ही ऐसे गोल गोल होता है, सुलझा नहीं होता है, तो उससे धागे बनाने के लिए हम उसकी कंघी करते हैं, और कंघी करके उस कॉटन को इस लायक बनाते हैं कि उससे धागे बना सकें। तो इस पूरे प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। क्वेश्चंस बन सकते हैं, पीछे दिए भी हुए हैं, तो उसको हम गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग यदि पूछे तो आप लिख दीजिएगा कि व्हेन वी comb the cotton to find the cotton from that ball is called ginning. Okay, so balls are picked by plant by hand and then fiber is started from seed by combing. This process called ginning of cotton. ठीक है। जूट के बारे में इंफॉर्मेशन जो यहाँ दी गई है कि जैसे कि जूट जो है वो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार जैसे हमारे स्टेट में पाए जाते हैं मेनली। वैसे और भी स्टेट में पाए जाते हैं बट मेनली यहाँ पाया जाता है मेजर चंक। इनको जब हम हार्वेस्ट करते हैं वो सीज़न होता है बारिश का, मानसून का, रेनी सीज़न। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रेनी सीज़न होता है। और इनको हम ना फ्लावरिंग स्टेज में कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम उसके फ्रूटिंग स्टेज में कर रहे हैं, यहाँ पे उसके हम फ्लावरिंग स्टेज में, जब फ्लावर्स लगते हैं उसी वक्त हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब इन्हें हम हार्वेस्ट करके डायरेक्टली गिनिंग वगैरह नहीं करते जैसा कि हम कॉटन में कर रहे हैं। बारिश के सीज़न में बारिश के पानी में हम इन्हें डुबो करके, पूरी तरीके से डुबो करके इन्हें कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए रख देते हैं। कुछ समय के रखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो जूट है हमारा, उसकी जो स्टेम है वो रॉट हो जाती हैं, मतलब वो आपस में खुल जाती हैं और वो फाइबर, फाइन फाइबर उससे निकाला जाता है, और उसमें जो फाइबर है उसको हाथों की मदद से, सेपरेटेड बाय हैंड, है ना, तो उसके स्टेम को हम यूज करते हैं फाइबर पाने के लिए। यहाँ पे हम उसके फ्लावर को यूज करते हैं और यहाँ पे हम उसके फ्रूट को यूज करते हैं और यहाँ पे हम उसके स्टेम को, ये देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसके स्टेम, जूट में उसके स्टेम को यूज कर रहे हैं और कॉटन में उसके फ्रूट को यूज कर रहे हैं। आगे हम फाइबर से जब फैब्रिक बनाते हैं तो ये प्रोसेस होता है ना कि पहले हम फाइबर को लिए, फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या प्रोसेसेस है, एक एक से सवाल बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग को हिंदी में कातना कहते हैं। स्पिनिंग का मतलब होता है मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक। यहाँ पे पहली बार यार्न शब्द आया। यार्न मतलब होता है धागा। तो हम फाइबर से, जो फाइबर या तो जूट से या कॉटन से जो हमने फाइबर अपने पास रॉ फाइबर रखा है, अभी वो एक फाइबर के फॉर्म में है, पर उस फाइबर से हम कैसे धागा बनाते हैं, क्योंकि एक एक धागा मिलकर के ही एक फैब्रिक बनाता है, एक कपड़ा बनाता है। तो उस फाइबर से हम कैसे यार्न बनाते हैं,
फाइबर से यार्न बनाने के इस प्रोसेस को, मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, अगला जो प्रोसेस है उसको हम वीविंग कहते हैं। वीविंग तो आपको पता ही है कि वीविंग क्या होता है। वीविंग मतलब होता है बुनाई करना, ठीक है। तो वीविंग में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो वीविंग है उसमें पहले हम क्या करते हैं, जो धागा हमने बनाया उसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है। जब धागे का दो पार्ट लेंगे, एक दो धागा लेंगे, और इन दो धागों से हम कुछ इस तरीके से, जैसे अपने बालों की चोटी बनती है ब्रेड टाइप की, उस तरीके से हम इनको आपस में एक पैटर्न में डालते जाते हैं, ठीक है। दो धागों का यूज करके जब हम फैब्रिक तैयार करते हैं, व्हाट, फैब्रिक तैयार करते हैं, तो उसको हम वीविंग कहते हैं। जब हम अरेंज करते हैं दो धागों के सेट को और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं तो उसको वीविंग कहा जाता है। निटिंग मतलब होता है बुनाई करना। वीविंग और निटिंग दोनों सेम है। अंतर क्या है, निटिंग में हम सिंगल यार्न का यूज करते हैं, सिंगल धागे का यूज करते हैं। क्या करने के लिए, एक फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। एक फैब्रिक तैयार करने के लिए, कपड़ा तैयार करने के लिए हम निटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंगल धागा लेंगे, जैसे कि सिंपल आप स्वेटर बुनते हुए देखते होंगे कि एक ही धागा होता है, उस पूरे धागे से हम एक स्वेटर मतलब एक फैब्रिक, एक कपड़ा बना करके तैयार कर देते हैं। आगे एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि जूट और कॉटन के अलावा एक और प्लांट है जिसका नाम है फ्लैक्स। फ्लैक्स से भी हमें नेचुरल फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से हम एक कॉटन से कपड़ा प्राप्त करते हैं। पहले तो कॉटन रोल होगा जो कि उसका फ्रूट है। फ्रूट में से सीड को अलग करने के पूरे प्रोसेस को गिनिंग कह देंगे। उस गिनिंग से हमें फाइबर प्राप्त होगा। फाइबर की स्पिनिंग, कताई कर लेंगे, और कताई करने के बाद हमें धागे प्राप्त होंगे, यार्न। अब या तो हम एक धागा लेंगे तो उसको नीटिंग बोलेंगे और उससे फैब्रिक तैयार कर देंगे, या तो हम दो धागा लेंगे जिसे हम वीविंग कहेंगे और उससे कप फैब्रिक तैयार कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी मेक फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैसे एक फाइबर से हम फैब्रिक तैयार करते हैं। नेक्स्ट 4th चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे। आपका 4th चैप्टर है जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। जैसे कि मेरे पास इस वक्त दो मटेरियल है। एक मेरे पास यहाँ पे एक स्केच है और दूसरा पेंसिल है, ठीक है। मार्कर है और एक पेंसिल है। अब आपको देखने में भी ये दो अलग अलग चीज़ें लग रही होंगी। इनका आप जब यूज करेंगे तो भी अलग अलग चीज़ें लगेंगी। इनका जब आप केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी अलग अलग चीज़ें लगेंगी। तो ये तो सिर्फ दो चीज़ें हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी अलग हैं, वो कितने ग्रुप में उनको रखा जा सकता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको समझने के लिए चैप्टर बेस्ट है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में सबसे पहले बताया गया है कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, उसके गुण क्या क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले उसका जो गुण है वो है अपीयरेंस, मतलब वो दिखता कैसा है। हाउ इट अपीयर, दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। देखिए मटेरियल अगर है तो उसका कुछ ना कुछ तो अपीयरेंस होगा, लेकिन एक बात सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, कभी भी दो प्रोडक्ट का अपीयरेंस जो है वो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें, ये दोनों दो तरीके की दिख रही हैं, ऐसे ही दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका अपीयरेंस जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा। जैसा कि यहाँ दिया है कि मटेरियल ऑलवेज लुक डिफरेंट, वो हमेशा डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से। लस्चर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यदि वो एक मेटल है तो उसमें कुछ ना कुछ चमक होगी, लस्चर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि उनमें हार्डनेस होगी, यदि वो एक मटेरियल है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हार्डनेस होगी। जब आप मटेरियल को स्क्रैच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, खुरचेंगे या दबाएंगे तो वो आपको इजीली सॉफ्ट लगेंगी। अगर वो हार्ड है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी स्क्रैच करने में या कंप्रेस करने में। मटेरियल में दो प्रॉपर्टी होती हैं, या तो फिर वो मटेरियल
सॉल्युबल होगा या तो वो इनसॉल्युबल होगा। यदि वो सॉल्युबल होगा तो वो आसानी से सॉल्यूट में डिसअपियर या डिज़ोल्व हो जाएगा। या आप समझ सकते हैं, या जैसे भी आप पानी में डालेंगे या किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो इजीली जो है वो डिसअपियर और डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन यदि वो इनसॉल्युबल है तो वो मिक्स नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा, मतलब वो एक इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। तो घुलनशील और अघुलनशील, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल नीचे पूछा गया है, यदि आपको इसका जवाब पहले से पता था तो थम्स अप करिए, नहीं पता था तो कमेंट करके बताइए। मैं सवाल और जवाब दोनों पढ़ देती हूँ। सवाल पूछा गया है कि डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ॉल्व इन वाटर, क्या जो लिक्विड है वो भी पानी में घुल जाता है। पानी में तो कोई भी आप ठोस प्रोडक्ट डालें, कोई भी एक हार्ड प्रोडक्ट डालें तो आप देखेंगे कि वो घुल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड था, लिक्विड में घुल गया। लेकिन क्या लिक्विड में भी लिक्विड घुल जाता है? तो येस, इसका आंसर है येस। आपने देखा होगा कि डिटॉल इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड। व्हेन यू मिक्स डिटॉल इन अ वाटर, डिटॉल इज मिक्सड इन अ वाटर। या ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। आगे एक सवाल और पूछा है, एंड आंसर मी इन कमेंट। क्वेश्चन है कि वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या गैसेज भी पानी में डिजॉल्व हो सकती हैं? तो इसका जवाब है सम। कुछ गैसेज ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। जैसे यदि आप वाटर को ही ले लें तो ये ऑलरेडी एक गैस से मिलकर के बना है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, बोथ आर गैसेज, ओके। अगली प्रॉपर्टी जो है वो एक मैटर की दी है, या तो वो मैटर जो है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा, या सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा इन वाटर, पानी में। या तो वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा या तो डूब जाएगा। मटेरियल्स जो होते हैं वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो घुल करके पड़े हुए हैं, उनका दो ही नेचर दिखेगा, या तो वो पानी में तैरने लगेंगे या फिर वो पानी में जो है तैरने लगेंगे या तो उसमें डूब जाएंगे। आगे दिया गया है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर आर पार देखने पे आपको दिखाई देता है तो वो मटेरियल का आता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर में, जिसे हम कहते हैं पारदर्शी। यदि उसके आर पार देखने से आपको लगता है कि दिख रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। बट ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिनके आर पार देखने से आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिन्हें हम ओपैक कहते हैं, अपारदर्शी। वहीं कुछ ऐसे भी मटेरियल देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं, अल्प पारदर्शी, जिनके आर पार ना तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और ना ही बहुत कम दिखाई देता है, धुंधला जिसे कहते हैं दिखाई देता है। डिफिनीशन पढ़ देती हूँ। यदि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, तो मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अगर वो ओपैक है तो सम मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट सी इज कॉल्ड ओपैक। अगर वो ट्रांसलूसेंट है तो द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 5th की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी आप सब्सटेंस कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, यदि वो आपस में मिले हों, ठीक है, अब उनको वहाँ से सेपरेट करना है तो कुछ मेथड्स है ना, इसमें बहुत सारे मेथड दिए हैं एक साथ में। मैंने एक एक मेथड को विद देयर डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन बुक से नोट किया है। लेट्स डिस्कस इट। एक एक करके सारे मेथड को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे आसान मेथड है हैंड पिकिंग का। यदि आपको किसी चीज़ में से कोई चीज़ सेपरेट करनी है और आपके पास सिंपली कुछ भी नहीं है तो आप हाथ से उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चावल में से यदि कंकड़ को अलग करना है तो आप अपने हाथ से चावल में से जो कंकड़ के बड़े टुकड़े हैं उनको निकाल के सेपरेट कर देंगे, उसे हैंड पिकिंग कहते हैं। डिफिनीशन भी है, बाय हैंड स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़। जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं
जिसे हमारा हाथ उठा सकता है, तो आप उसे हैंड पिकिंग कर लेंगे, हाथ से बीनना जिसे कहते हैं। अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग मेनली हम ग्रेन को लेकर के करते हैं। यहाँ पे ग्रेन लिखा हुआ है। सपोज कि आपके पास स्टॉक है, किसका स्टॉक है? गेहूं या धान का स्टॉक है। अब उस स्टॉक में नीचे स्टॉक है और ऊपर क्या है? फली लगी हुई है धान और गेहूं की। अब आपको उस फली में से, उस स्टॉक में से फली को अलग करना है, धान और गेहूं के जो अनाज हैं उनको अलग करना है। तो आप क्या करेंगे? या तो बुलॉक से, मतलब बैल की मदद से, या तो थ्रेसिंग मशीन की मदद से आप उन चीज़ों में से, स्टॉक में से ग्रेन को सेपरेट करेंगे। करेंगे क्या? ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, इसका एक्सप्लेनेशन आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सपोज करिए ये आपके पास एक बैल है, ठीक है, ये आपके पास एक बैल है, या आप सपोज करिए आपके पास एक थ्रेसिंग मशीन है। कुछ इस तरीके से थ्रेसिंग मशीन दिखती है। इधर से हम स्टॉक सहित, मतलब डंठल सहित अनाज को डालते हैं और इधर से अनाज जो है वो एक एक करके बाहर इकट्ठा हो जाता है। थ्रेसिंग मशीन तो बहुत सिंपल है। स्टॉक सहित आपने क्या किया? यहाँ पे अनाज को डाला और अनाज एक एक करके यहाँ एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। और जो ये स्टॉक था, यदि ये धान है तो इससे पुआल बाहर आ जाएगा, और यदि ये गेहूं है तो इससे भूसा बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि आप बुलॉक का यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड है, तो क्या होता था? ये सपोज करिए स्टॉक का बंडल बना करके रखा हुआ है, ठीक है। इस बंडल को पूरी तरीके से खोल दिया जाता था और इस बंडल पे बैल को तब तक चलाया जाता था जब तक इसमें से जो लगे हुए अनाज हैं वो बैल के पैरों के वजन की वजह से टूट करके, है ना, अलग होकर के ज़मीन पर ना पड़ जाएं। और फिर इस पूरे स्टॉक को हटा करके किनारे रख दिया जाता था और नीचे जो ज़मीन पर अनाज पड़ा हुआ है उसको अलग उठा लिया जाता था। इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड नाइसली देन प्लीज़ गिव योर थम्स अप एंड सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल। आगे हम विनोइंग के बारे में समझेंगे। विनोइंग तो बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। विनोइंग का मतलब आपको इस तरीके से समझना होगा कि जैसे आपके पास कुछ अनाज रखा हुआ है या कोई भी ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जिसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आपके उस मटेरियल में, उस कॉम्बिनेशन में कुछ कण जो हैं वो हैवियर हैं और कुछ जो हैं वो लाइटर हैं। कुछ हैवियर हैं और कुछ लाइटर हैं। अब आपको हैवियर में से लाइटर को निकालना है या लाइटर में से हैवियर को निकालना है। आप क्या करेंगे? जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में उस कंपोनेंट को लेकर के खड़े हो जाएंगे और हवा जो है उसमें से लाइटर चीज़ को अपने साथ उड़ा ले जाएगी और जो हैवियर चीज़ है उसको नीचे गिरा देगी। तो इस प्रकार से जो उसमें मिली हुई गंदगी है या धूल है या जो भी कोई गंदगी है वो अलग हो जाएगी और आपको जो आपका प्योर प्रोडक्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको विनोइंग कहते हैं। विंड से रिलेटेड है। W फॉर विनोइंग, W फॉर विंड। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। आगे सीविंग है। सीविंग इज़ मोस्ट ईजी, क्योंकि आप ये रोज़ घर में देखते होंगे। जब भी आप आटे को चालते हैं तो आटे को इस तरीके से चालने के बाद आपने देखा होगा आटा तो नीचे गिर जाता है पर परथन ऊपर रह जाती है, चोकर जिसे आप कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए। सीविंग अलाउ फाइन फ्लोर पार्टिकल पास थ्रू बिगर इम्प्योरिटीज़। फाइन जो फ्लोर है, आटा जो है, फ्लोर मतलब आटा, वो नीचे चला जाता है पास थ्रू, और बिगर इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसमें वो फंस जाती हैं या रुक जाती हैं। आगे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को देखेंगे। जैसा कि इसका नाम ही है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जो है वो पानी में हम उसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है कि व्हेन हैवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड। आपको क्या करना है कि आपको जो हैवियर प्रोडक्ट है उसे प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें पानी मिक्स कर देंगे तो जो हैवियर मटेरियल है उसमें वो नीचे जाकर के सेटल डाउन बैठ जाएगा और जो उसमें से हल्का है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। पानी को हल्के प्रोडक्ट के साथ आप निकाल देंगे और जो हैवी प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे हम डिकेंटेशन को देखेंगे। डिकेंटेशन जो है ना,
इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, व्हेन वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव्ड प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो अभी आपने सेडिमेंटेशन में देखा ना कि जिसमें प्रोडक्ट जाके नीचे बैठ जा रहा है, सेम वही है। प्रोडक्ट नीचे रहेगा, लेकिन जब आप पानी के साथ उस धूल को, डस्ट को निकाल देंगे तो उसे ही हम डिकेंटेशन कहते हैं। ओके, आगे सेपरेशन के 2-3 प्रोसेस और बचे हुए हैं। आगे तो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन तो आप डेली करते होंगे, जब आप चाय को छानते हैं और चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय नीचे चली जाती है, उसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्टर करना। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं, जब आप उनको छान के अलग कर देते हैं वांटेड प्रोडक्ट से, तो उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, फिल्टर द थिंग विद हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। आप एक छन्नी की मदद से जिस चीज़ को आपको छानना है उसे जब आप अलग कर देते हैं तो उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। इवापोरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कि आपको कोई भी इम्प्योर प्रोडक्ट है, आपको उसमें से इम्प्योरिटी हटाना है, आप उसका फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, सेडिमेंटेशन नहीं कर सकते, सीविंग नहीं कर सकते, डिकेंटेशन नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को गर्म करेंगे और प्रोडक्ट को गर्म करने से जो उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो उड़ जाएंगी और प्योर प्रोडक्ट आपके पास बच जाएगा। तो इवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस, यहाँ पे दिया है कन्वर्जन ऑफ ए वाटर इनटू वेपर। जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को इवापोरेशन कहते हैं। नाइस। आगे कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। ये क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, वेरी इजी, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, सपोज करिए जैसे कि आपने एक बर्तन लिया, ठीक है, अब इसको आपने गर्म कर दिया, चूल्हे पे रख के इसको गर्म कर दिया, तो इसमें से भाप बन के उड़ गई, ये तो इवापोरेशन हो गया। लेकिन कुछ दूर पे आपने कोई प्लेट या ऐसा कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लगा दिया जिससे ये जो भाप है वो टकरा गई। अब जब ये टकराई ना तो ये वेपर बन करके गैस बन के उड़ रही थी, लेकिन जब इसको हार्ड प्रोडक्ट से ये टकराई तो ये वापस पानी बन करके उसी बर्तन में गिरने लगी। ठीक है, तो ये जब वापस से जब भाप जो है पानी का जो एक गैस रूप है वो जब वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, तो कंडेंसेशन की डिफिनीशन देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, पानी के वाटर वेपर को, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी के वाटर वेपर को इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म और वापस से वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आगे एक सवाल आपसे पूछा गया है, बुक में ही है, कि कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पानी अपने अंदर किसी भी मात्रा में चीज़ों को घोल सकती है। सपोज करिए आपके पास 1 गिलास पानी है, क्या आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोल सकते हैं? जवाब है यस। लेकिन क्या आप 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी घोल सकते हैं? तो ऑब्वियस आंसर नो। तो पानी में आप जितना चाहे उतना सब्सटेंस नहीं घोल सकते। तो उसका आंसर भी मैंने लिखा है, आफ्टर वाटर रीच्ड इट्स सेचुरेशन लेवल। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है जो आप नोट करिएगा वो है सेचुरेशन लेवल। ये सेचुरेशन लेवल क्या होता है? सेचुरेशन लेवल मतलब होता है कि वो जब अपनी घोलने की क्षमता पूरी कर चुकेगा उसके बाद वो जो है उसको सांद्रता कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो वो जब अपनी सांद्रता लेवल को क्रॉस कर लेगा उसके बाद वो अपने उसमें किसी भी प्रोडक्ट को और नहीं घोलेगा। तो ये था एंड आपका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक। मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली थी, मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन से भी रूबरू करा देती हूँ। वो ये है कि अभी आपने देखा होगा कि मैं चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आपको एक्सप्लेन किया है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, मैंने एक्सरसाइज नहीं कराया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें एक साथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, या कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर ही करिएगा।
और इसी उम्मीद के साथ कि मुझे अगली वीडियो में भी आपका साथ मिलेगा ब्राह्मी विद्यापीठ को, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ध्यान, खूब पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।